शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को देखने के बाद में हमें क्या क्या जानकारी मिल जाती है और इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसकी आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो जैसे कि हमारे सामने टाटा पावर का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे अपने को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं प्रमोटर्स, दूसरे होते हैं एफआईआईस, डीआईआईस, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। सो प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स को यूजुअली अगर आम भाषा में देखा जाए तो प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी शुरुआत में स्टार्ट की थी और जिन्होंने बिगिनिंग से अभी तक कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, वो प्रमोटर्स होते हैं। उसके बाद में प्रमोटर्स को ऐड भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी दूसरे बंदे ने अगर कंट्रोलिंग स्टेक उस कंपनी के अंदर खरीद लिया है और वो बोर्ड मीटिंग के अंदर उसको अप्रूव कर देता है, अपने आप को प्रमोटर घोषित करवा लेता है, तो वो प्रमोटर बाद में बन भी, नया प्रमोटर भी जुड़ जाते हैं कंपनी के अंदर में। बट तो हम लोग इससे प्रमोटर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आज के दिन मालिकाना हक लेके बैठे हुए हैं या फिर कंपनी के जो असली इंटरनली इन्वेस्टेड है काफ़ी अच्छे से, तो वो लोग जो कितना इंटरनली इन्वेस्टेड है कंपनी के अंडर में और जिनको मैनेजमेंट की पूरी जानकारी है, वो कितना स्टेक बना के बैठे हुए हैं कंपनी के अंदर में, उनको हम मानते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग होती है यहाँ पर अच्छी खासी हमें देखने को मिलनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये जो लोग हैं ये कंपनी को अंदर से बाहर से हर तरीके से जानते हैं। मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनको सब कुछ अच्छे से पता होता है। तो अगर इनका स्टेक कम है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, हम ये अंदाज़ा लगा के चलते हैं। तो यहाँ पर हम प्रमोटर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाती है कि आज के दिन इस कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, उनके पास में कितनी-कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं। सो मोस्टली अगर यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के नाम भी दिख सकते हैं, कंपनीज़ के नाम भी दिख सकते हैं, ट्रस्ट के नाम भी दिख सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे इस कंपनी के अंदर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये एक ट्रस्ट कंपनी है जो कि टाटा की जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर का सबसे मेन मालिक यही रहता है। सो ये टाटा पावर है तो टाटा सन्स इसका मेन मालिक है, सो मेन प्रमोटर यही हुआ। बाद में जैसे टाटा स्टील्स लिमिटेड, अभी टाटा स्टील का मालिक कौन है? ये उसका भी टाटा सन्स ही है। तो टाटा स्टील भी अपने आप में एक प्रमोटर है क्योंकि इसको इसकी कंपनी के अंदर की जानकारी है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ईवॉट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, सो बहुत सारे हैं, सर दोराबजी टाटा, सो ये सारे टाटा के हैं, तो ये सारे के सारे अपने आप में प्रमोटर्स हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रमोटर्स की स्टेक जो है यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी के अंदर में है। मोस्टली जितनी ज़्यादा होती है प्रमोटर की स्टेक उतना ही हम अच्छा मानते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है एफआईआई। एफआईआई कौन होते हैं? जैसे बाहर की जो कंपनियां होती हैं, इंडिया के बाहर की जो कंपनियां, तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआईस। दूसरे होते हैं डीआईआईस, ये होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट? तो डोमेस्टिक कौन है? जो इंडिया के अंदर की जो कंपनी है जो कि दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। तो एफ जैसे डीआईआई को समझ लेंगे ताकि एफआई समझ में आ जाएगा। डीआईआई जैसे हमने हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंसेज होते हैं, एनपीएस होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, वो सारे के सारे डीआईआईज में आते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, लोग पैसा रखते हैं ताकि वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर, जो उस कंपनी का फंड मैनेजर है, वो अपने हिसाब से कंपनियां चूज कर करके इन्वेस्ट करता रहे। तो डीआईआईस का अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, देखिए एलआईसी हो गया। तो एलआईसी को लोगों ने पैसा दिया और एलआईसी ने फिर आगे दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो एलआईसी ने कितना परसेंट पैसा लगा रखा है इसके अंदर? 7.52% इस पूरी कंपनी का एलआईसी ने अकेले खरीद रखा है। दूसरा हम देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसने 2021 तक इन्वेस्ट कर रखा था, बाद में इसने अपना पैसा निकाल लिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई के यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड अपने को दिख रहे हैं, अलग अलग हैं। तो एलआईसी ने आईसीआईसीआई जो है यहाँ पे 2.79% का जो लास्ट टेक था वो 21 के अंदर बेच दिया। बाद में जो दूसरा फंड है आईसीआईसीआई का, उसमें 1.68% था जो कि जून 2021 तक उसने वो भी बेच दिया। रिलायंस का जो म्यूचुअल फंड है कैपिटल ट्रस्ट इको, जो निपॉन म्यूचुअल फंड है उसका, अ, जो ट्रस्टी है निपॉन म्यूचुअल फंड का, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, सो इसका भी अंदर में इसका स्टेक था 1.35 का, इसने भी बेच दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कब खरीदा, कब बेचा और आज के दिन किसका किसका यहाँ पे हक, मतलब जो बना के बैठा हुआ अपना मालिकाना हक कितना परसेंट तक का, उसकी जानकारी। तो यहाँ पे जनरल जीआईसी जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि गवर्नमेंट है, उसने 1.06% का यहाँ पे स्टेक बना के बैठी हुई है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बात करते हैं डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं जिनको लोगों ने पैसा दे रखा है आगे कंपनीज में पैसा लगाने के लिए, उन्होंने 14.16% का स्टेक यहाँ पर उठा रखा है। तो यहाँ पर जब ये बड़ी कंपनियां स्टेक उठाती हैं तो ये क्या पूरी रिसर्च करने के बाद में उठाती हैं। तो जब डीआईआईज का जब हमें दिखता है कि डीआईआईज ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उन फंड मैनेजर्स को कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो ये जब बढ़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को दिखता है तो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है। बट यहाँ पर अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। यहाँ पे 22 से दिसंबर 2022 के बीच में, मतलब सितंबर 22 से दिसंबर 2022 के बीच में हमें थोड़ा सा कंट्रोलिंग स्टिक बढ़ता दिखा था, बट अभी फिर नेगेटिव में जाता हुआ दिखा मार्च 2023, ये 3 महीने के अंदर में। लाइकवाइज जैसे फॉरेन की जो कंपनियां जिनके अंदर लोगों ने पैसा दे रखा है जिन फंड मैनेजर्स को, और वो कंपनियां फिर इंडिया के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होती हैं एफआईआईज कंपनीज। सो एफआईआईज का हम कई बार जानकारी सुनते हैं कि एफआईआईज ने पैसा निकाला, एफआईआईज ने और इन्वेस्ट किया, तो वो इस यहीं पर अपने को इंडिकेट होता है कि किस कंपनी के अंदर में लगाया है और किस कंपनी से निकाला है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एफआईआईज ने भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 3 महीनों के अंदर में कम किया है टाटा पावर के अंदर में। अगली जो जानकारी है वो गवर्नमेंट से सीधा का सीधा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर गवर्नमेंट अब जो भी कंपनी के अंदर स्टेक खरीदती है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही खरीदती है। तो ये गवर्नमेंट ने टाटा पावर के अंदर कितना स्टेक खरीदा? 0.32। बाद में आता है पब्लिक का नंबर। पब्लिक में मतलब जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक का मतलब ये लोग भी हो सकते हैं,
HUFC हो सकते हैं, और दूसरी जो कंपनीज होती हैं वो भी जनरल पब्लिक के अंदर में आती हैं, जिनका यहाँ ना तो प्रमोटर्स की लिस्ट में रहती हैं, ना FIIs की, ना DIIs की, ना गवर्नमेंट की, तो वो पब्लिक की फॉर्म में उनको माना जाता है। अब प्राइवेट कंपनियां भी हो सकती हैं, जैसे मेरी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो मैं अगर उस कंपनी के अंदर टाटा पावर का स्टेक खरीद लेता हूँ 1%, तो वो कहाँ दिखाई देगा? पब्लिक की फॉर्म में। अगर मैं अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से अगर खरीद लेता हूँ, मैं कहाँ पे दिखाई दूंगा? पब्लिक के अंदर में। बट एक मैं कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लेता हूँ, जिसके बाद में मैं अपने जो बोर्ड मीटिंग्स के अंदर अपने आप को अप्रूव करवा लेता हूँ, तो मैं प्रमोटर्स में दिखाई देना चालू हो जाऊंगा। सो जब तक मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं पब्लिक के अंदर में हूँ, तो पब्लिक के अंदर तो पूरी दुनिया ही आ जाती है, राइट। इसकी अगर आपको थोड़ी सी डिटेल में और जानकारी चाहिए, तो आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन पब्लिक है। सो वहाँ पर पब्लिक का भी आपको पूरा ब्यौरा मिलता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर में। और अगर आपको चाहिए तो अगर उस कंपनी से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो आपको डेफिनेटली पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेगा, कि जिस दिन की आपने लिस्ट मांगी है उस दिन का वो पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, कि इस दिन, आज के दिन इतने इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका इतना इतना परसेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। सो ये पूरी जानकारी। अब इसमें क्या होता है, अगर हम दूसरी कंपनी देखते हैं, जैसे HDFC बैंक का अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें क्लियरली, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न ये आ गया, तो HDFC का जो प्रमोटर्स हैं 25% ही है, दूसरे FIIs का 32% और DIIs का 28%, और गवर्नमेंट का 0.16 है पब्लिक के पास में। तो अब यहाँ पर हम अंदाजा क्या लगा पा रहे हैं कि FIIs का 3214% है। इसका मतलब कंपनी जब भी कोई डिविडेंड देती है तो उस डिविडेंड का 32% हिस्सा इंडिया से बाहर जा रहा है। जो प्रमोटर्स हैं HDFC होल्डिंग वगैरह, उनके पास में ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो बाकी 28% जो डिविडेंड वगैरह है उसका हिस्सा DIIs के पास में जा रहा है, मतलब कंपनीज के पास, जैसे LIC वगैरह जो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी, इंश्योरेंस पेंशन फंड्स के पास में, तो वो डायरेक्टली पब्लिक के पास में जा रहा है, इंडिया की पब्लिक के पास में। और पब्लिक का खुद का इन्वेस्टेड कितना पैसा है? 13.91, तो ये डायरेक्ट पब्लिक है यहाँ पर। इसी टाइप से हम दूसरी कंपनी का एक बार देख लेते हैं, ICICI बैंक का अगर देखते हैं, तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि प्रमोटर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। सो मोस्टली आपको बैंक्स का जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको प्रमोटर्स गायब मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कोई प्रमोटर होता ही नहीं है। वहाँ पर किसी भी, मतलब इंटरनली किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा अधिकार नहीं होता है, वो पूरी डाइवर्सिफाइड होती है। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, कंपनीज जो होती हैं वो डाइवर्सिफाइड रहती हैं, उनके अंदर कोई एक पर्टिकुलर आदमी या फिर कंपनी मिलके उस कंपनी को खड़ा नहीं करती, बहुत सारी कंपनीज आपस में मिलके वो कंपनी को खड़ा करती हैं। तो यहाँ पर आज के दिन अगर ICICI बैंक को देखते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज का आपस में एक मिला जुला एक बैंक है। तो FIIs का यहाँ पर 44% स्टेक है इस ICICI बैंक के अंदर में। सो अराउंड 44% इस कंपनी का जो इतना प्रॉफिट है वो बाहर जाता है आज के दिन ICICI बैंक का। अगर इसी चीज़ को हम लोग दूसरी कंपनी जैसे SBI का देखते हैं, SBI बैंक का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रमोटर्स अभी SBI क्या है? सरकारी बैंक है, तो प्रमोटर कौन होगा? ऑफ कोर्स सरकार होगी। तो यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट का अगर आपको कुछ भी दिखेगा तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही दिखेगा, अनलेस वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो फिर वहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी वहाँ पे नजर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अदरवाइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर FIIs, SBI के अंदर इन्वेस्टमेंट FIIs का कितना है? 9.89% ओनली। बाकी DIIs ने 25% के आसपास, और पब्लिक के पास में तो SBI का सिर्फ 7% ही है। तो ये स्टॉक जो है इतना ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के पास में इतना पैसा, मतलब स्टेक ही नहीं है, 7% ही है पब्लिक के पास में। बाकी तो सारा FI DI, और ये जो लोग हैं बहुत बेचते नहीं है फालतू के। अब SBI बैंक के अंदर इतना स्टेबल कंपनी है, कौन बेचेगा? अगर किसी को स्टेबल प्रॉफिट चाहिए, स्टेबल डिविडेंड चाहिए, तो ये इसका डिविडेंड देखो, 2% का तो सालाना डिविडेंड दे देगी ये कंपनी। अब बाहर के जो देश हैं, जो FIIs हैं, उनके वहाँ पर बैंक में पैसा रखने का पैसा लगता है, तो वो अगर यहाँ पर SBI की जैसे स्टेबल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको 2% के आसपास तो ऐसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। सो वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया के अंदर तो अभी 8%, 9%, 8%, मतलब गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम्स हैं उनके अंदर में 8% मिल जा रहा है, तो वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे इतना। बट बाहर की जो कंपनी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, इसीलिए आपने मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स के स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर FIIs का इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा मात्रा में देखते हैं, क्योंकि जो ये बैंकिंग जो सेक्टर होता है, इसको सबसे सेफेस्ट मानते हैं बाहर के लोग, क्योंकि यहाँ पे पैसा, लोगों का पैसा है, और आगे मतलब ब्याज पर दिया जाता है, और बीच में अपने को तो ब्याज कमाना है। तो आपका अंदर का तो खुद का तो कुछ है ही नहीं, पब्लिक का पैसा है, बस भरोसा बनाए रखना है, और बीच में कमीशन कमाना है और चार्जेस वार्जेस ठोकने हैं। सो ये चलता रहता है, और ये सबको सबसे सेफेस्ट मानते हैं। अब जैसे हम एक छोटी कंपनी का एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे तापड़िया टूल्स का अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में 69% के आसपास, मतलब 70% के आसपास में शेयर होल्डिंग है, मतलब जो कंपनी के शुरुआती मालिक हैं उन्हीं के पास में ये है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, तापड़िया 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 तापड़िया, सारे तापड़िया तापड़िया, इसका मतलब उन्हीं लोगों के पास में जो कंपनी के शुरुआती लोग थे। और पब्लिक की फॉर्म में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे तापड़िया बांगुर, तापड़िया बांगर, तापड़िया बांगर, मतलब उन्हीं के भाई बंधु हैं जिनके पास में है। तो अब इस यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि
उन्हीं के पास में, प्रमोटर्स के पास में है, और पब्लिक की फॉर्म में भी उन्हीं लोगों के पास में है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्लियरली अंदाजा पड़ रहा है कि ये कंपनी का जो जितना भी मालिकाना हक है आज के दिन शेयर मार्केट में जरूर रजिस्टर्ड है, बट मालिक जो लोग हैं वो फैमिली के लोग ही बन के बैठे हैं आज भी। अब दूसरी अगर कोई छोटी कंपनी और भी देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, मतलब 16% के आसपास में है, और पब्लिक के पास में बाकी शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। और यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक जो बना के बैठा हुआ प्राइमस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड बैठा हुआ है, जिसके पास में 70% शेयर होल्डिंग थी। तो ये चाहता तो अब अगर जब इसके पास में जून 2021 को यहाँ पे 70% के आसपास शेयर होल्डिंग थी, तब ये चाहता तो अपने आप, ये कंपनी का मालिक तो ऑटोमेटिकली यही था, राइट। ये अकेली कंपनी मालिक थी, जो भी चाहती है वो कंपनी के अंदर करवा सकता है, राइट। तो ये अपने आप को प्रमोटर भी घोषित करवा सकता है, राइट। अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आप ये भी देखेंगे, जो छोटी कंपनी होती है वहाँ पर प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग होती है वो जीरो रहती है, बाकी सारी की सारी जो शेयर होल्डिंग वो पब्लिक के पास में पड़ी हुई है। इसका मतलब जो शुरुआती जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने वो कंपनी की पूरी का पूरा स्टेक बेच दिया है, पब्लिक को बेच दिया है। वो पब्लिक के अंदर जिसके पास में सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग स्टेक है, 50% से ज़्यादा का कंट्रोलिंग स्टेक है, वो कंपनी का मालिक बन जाता है। अगर वो फिर 50% कोई नहीं है, तो 3-4 जितने भी लोग हैं वो आपस में मिल के उस कंपनी के मालिक होते हैं, मतलब उस कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। तो यही अपने को यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर पूरा समझने का गेम है कि जो शुरुआती मालिक हैं और जो आज के दिन मालिक है, जो कंपनी के अंदर की जानकारी रख रहा है और प्रमोटर की फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है, उसका कितना स्टेक कंपनी के अंदर में है, वही मेन मायने रखता है। बाकी एफ ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो हमारे लिए एड ऑन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर्स बहुत अच्छे अच्छे पूरी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। ये इतना शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने को बता देता है, बट सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बेसिस के ऊपर हमें डिसीजन नहीं लेना पड़ता है। आपने को जो हमने पहले पिछले वीडियोज में जो डिस्कशन किया था, बैलेंस शीट को देखना, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना, कैश फ्लो को समझना, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ही अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। सो आज का अपना ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट अपने जो बात करेंगे वो रेशियोज़ के ऊपर बात करेंगे, कि जो हमारे कुछ रेशियोज़ जिनका हम बहुत ज़्यादा जिक्र सुनते हैं। एक होता है जैसे पीई रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, उनसे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, और अगर वो कम होता है तो क्या मतलब होता है, ज़्यादा होता है तो क्या बुरा होता है, और अगर बुरा होता है तो हम उससे अच्छाई कैसे निकाल सकते हैं। सो वो उसके सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, उनको सारे कुछ चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे, पीई और पीबी रेशियो, क्योंकि मोस्टली यूज्ड होने वाले और ये बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं, पीई और पीबी रेशियो। थर्ड जो अगली जो चीज़ है आर और ROE, यहाँ पर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज्ड हैं, तो हम इन 4 चीज़ों की अगली वीडियो में बात करेंगे। सी यू टुमारो।